नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार पढ़ाई करते रहिए पूरे उत्साह के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ। ठीक है, मेहनत करते रहिए। टॉपिक हमारा मुगल साम्राज्य का ही चल रहा है। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, संविधान की भी लगातार आपको मिल ही रही है। तो दोनों टॉपिक्स के उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन आपका कराते रहेंगे। और इनके सारे क्वेश्चंस भी हम जैसे जैसे समय मिलेगा तो क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा इन क्लासों के। ठीक है, क्लास तो बहुत विस्तार से और जितनी भी डिटेल्स में हो सकती है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य में पहले शासक के विषय में पढ़ेंगे हम। और पहला मुगल शासक था भारत में जिसने प्रवेश किया, भारत में आया, भारत में पहला आक्रमण किया। नाम था बाबर, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर पूरा नाम था इनका। ठीक है, इनका जन्म अफगानिस्तान के एक छोटे से रियासत में हुआ था जिसका नाम फरगना था। ठीक है, क्या नाम था? फरगना। 14 फरवरी 1483 को फरगना नामक रियासत में हुआ था। इससे पहले कि हम बाबर के पूरे जीवन के बारे में और भारत के आक्रमणों के विषय के बारे में आपको बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सबसे पहले क्लास को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कष्ट किया करें आप शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना भी क्लास को ना भूलें। जिन्हें बहुत डिटेल से पढ़नी है, बहुत हायर एग्जाम्स देने हैं, जिन्हें बेसिक एग्जाम्स देने हैं, सभी के लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो ध्यान से अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, अब शुरू करते हैं बाबर के विषय में। तो बाबर एक आक्रांता था, एक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, भारत को लूटा, भारत के संसाधनों को लूटा। उसे भारत के बारे में 1502 और 1504 के आसपास जानकारी होती है। अगर बाबर के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो 4 के आसपास भारत के विषय में उसे जानकारी होती है, जब वो अपना प्लान बना रहा होता है वहीं के इलाकों को जीतने के लिए। जैसे गजनी हो गया, बुखारा हो गया, है ना, समरकंद हो गया, है ना, और फरगना हो गया। ये लोकल क्षेत्र थे बाबर के, जहां बाबर शासक बना अफगानिस्तान के इलाके में या अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो किसी एक शासक ने वहां से बाबर को हरा दिया था, समरकंद से। समरकंद तैमूरों की राजधानी थी, 140 साल से लगातार राजधानी थी। और फरगना रियासत के, जहां का बाबर शासक बना, उसके बेहद नजदीक थी, बेहद करीब थी। तो बहुत महत्वपूर्ण एक इलाका था, एक क्षेत्र था, एक रियासत थी। राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और भी पॉलिटिकल जो भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रियासत उसे बाबर मानता था। कौन सी को? समरकंद को। एग्जाम्स में भी कई बार डिटेल में पूछी जाती है। बेसिक जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज के बाद जानकारी होगी इस विषय में। तो समरकंद को उसने जीता और उसने हारा भी, जीता भी और हारा भी। लगातार युद्ध में अनवरत रूप से संघर्ष करता रहा। जैसे एक विद्यार्थी संघर्ष करता है ना अपने जीवन में, उसी प्रकार से कुछ बाबर की स्टोरी है क्षेत्रों को जीतने को और क्षेत्रों को हारने की। जीत जाता था तो हाथ से निकल जाते थे कोई दूसरी ताकत से। जैसे मान के चलो, आसपास के इलाकों में बहुत ताकतवर राजा थे उस समय जब बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो जिस गद्दी पर बैठा, जिस गद्दी के रियासत के उसके पिताजी उमर शेख मिर्जा, उसके पिता का नाम था, बाबर के पिता का नाम, उसे भी हार गया वो एक समय में। उमर शेख उसे भी हार गया, फरगना को भी हार गया था एक समय में। तो हारता रहा, जीतता रहा, हारता रहा, जीतता रहा, इस तरीके से क्रम चलता रहा बाबर का। अगर बाबर के बारे में पढ़ें तो उत्तर पश्चिम के इलाके आते थे उस समय। अगर दिशा के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान में जैसे गजनी, गजनवी आपने पढ़ा होगा, महमूद गजनवी के बारे में, है ना, दिल्ली सल्तनत में मैं पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, वहां से उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। अभी हम मुगल साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में। तो गजनी भी वहीं मिलेगा आपको, है ना। मोहम्मद गौरी आया था भारत में, तो गौर नामक क्षेत्र भी कहाँ मिलेगा? अफगानिस्तान में मिलेगा आपको। ठीक है, काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। फरगना अफगानिस्तान में। तो ये इलाके सब बाबर के नियंत्रण में आ गए थे एक समय में, 1511-12 में, और हार भी गया सभी को सभी। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बाबर लगातार युद्धरत रहा, अनवरत रूप से संघर्ष करता रहा जीवन में, जीतता भी रहा राज्यों को और हारता भी रहा। जहां उसकी ताकत, सैन्य शक्ति ज्यादा होती तो जीत लेता था, जहां कमजोर या दुर्बल स्थिति हो जाती वो हार जाता था। तो ये कंडीशंस चलती रही। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में चलता है। जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, लगातार अनवरत रूप से एग्जाम्स देते हैं, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, है ना, कहीं 2 नंबर कम पड़ गए, कहीं 4 नंबर कम पड़ गए, लेकिन फिर भी अनवरत रूप से आप यदि तैयारी करते रहते हैं और लगातार लगे रहते हैं अपने लक्ष्य को सामने रख करके, तो सफलता अंततः प्राप्त हो जाती है। इस बात को हम इस मायने से बाबर के तरीके से भी देखें तो सीख भी सकते हैं। यहां से बाबर लगातार युद्धरत रहा, लड़ता भी रहा, हारता भी रहा, लड़ता भी रहा, हारता भी रहा, और अंततः उन इलाकों को जीतकर एक बहुत बड़े इलाके को जीता और अपने पुत्रों को दिया, काबुल का, कंधार का और आसपास के इलाके, और भारत में प्रवेश किया उसने।
ठीक है, तो उससे सीख भी सकते हैं, बहुत सारी आक्रमण की चीजों से, बहुत सारे शासकों से हम अपने निजी जीवन को लेकर के सीख भी सकते हैं कि किस तरीके के शासकों का सिस्टम था या पद्धति थी। तो बात बाबर के बारे में बात करते हैं आज, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहो। तो शुरू करते हैं बाबर की इस क्लास को। तो देखिए, जन्म के बारे में बात करें तो 14 फरवरी 1483 को जन्म होता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में उस जगह का नाम है अंदीजन, और उस रियासत को बोलते हैं फरगना रियासत। ठीक है, कौन सी रियासत? जैसे मैं बता रहा था, अफगानिस्तान में फरगना। नोट कर लीजिएगा, बेसिक चीजें जी। पूरा नाम बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये लिख लेना। पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। माता जी का नाम था कुतलुग निगार। क्या था? कुतलुग निगार। और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। कई बार क्या पिता वगैरह माता वगैरह ये नाम डिटेल्स वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मेरे हिसाब से, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ। इस वजह से क्योंकि बाबर पहला शासक था जिसने भारत में प्रवेश किया और भारत में मुगलों की स्थापना करी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी, या पिता की तरफ से कहें तो चगताई वंश की स्थापना करी। पिता की तरफ से चगताई वंश था, चगताई तुर्क था, और माता की तरफ से मंगोल अथवा मुगल साम्राज्य की स्थापना करी उसने। ठीक है, और उपाधि कौन सी धारण करी उसने? जो उपाधि धारण करी थी उसने जब काबुल को जीत लिया था बाबर ने। किसे जीत लिया था? काबुल को। ठीक है, अभी बताएंगे आपको काबुल के बारे में। तो बादशाह की उपाधि धारण करी। इस वजह से जब बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करी भैया, तो बाबर जब भारत में आ गया था, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कर दी, तो जितने भी बाबर के बाद, जैसे बाबर का पुत्र हुमायूं है ना, या उसके बाद फिर अकबर को पढ़े, अकबर के बाद जहांगीर को पढ़े, और जहांगीर के बाद शाहजहां को, औरंगजेब को, मोहम्मद शाह को, इस तरीके से अगर शासकों को पढ़ते चलें तो सभी ने अपने आप को भारत में या दिल्ली की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ घोषित किया। कौन सी उपाधि? बादशाह। इसके अलावा एक उपाधि और एग्जाम्स में पूछी गई है बाबर की, कलंदर की उपाधि धारण करी थी बाबर ने। कौन सी उपाधि धारण करी थी? कलंदर की उपाधि, ये नोट कर लेना। बाबर ने कलंदर की उपाधि को धारण किया और बादशाह की उपाधि को भी, दोनों उपाधियों को धारण किया। इसमें से बादशाह परंपरा चलती रही भारत में। ठीक है, अब देखो पिता की ओर से अगर देखें बाबर को, उमर शेख मिर्जा पिता का नाम था। पिता की ओर से अगर देखें तो ये मैंने लिखा है, बाबर पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। तैमूर के कौन से नंबर का था? 5वें वंश पे था, 5वीं पीढ़ी था तैमूर वंशज का, पिता की तरफ से। ठीक है, तैमूर वंशज का। और माता की ओर से, दोनों पिता और माता अलग अलग वंशों से थे। ठीक है, और माता की ओर से चंगेज खां के 14वें वंश के रूप में था। ठीक है, पिता और माता के दोनों वंशों को मैंने लिखा है। अगर डिटेल में बात कर रहे हैं तो डिटेल्स में ही बात कर रहे हैं इस क्लास की। ठीक है, चाहे 2 क्लास बने, चाहे 3 क्लास बने, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, चिंता मुक्त होकर के, धैर्य से और इत्मीनान से पढ़िएगा। उम्मीद करूंगा कि चाहे सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, और आपको कोई शक समस्या हो किसी भी बात को लेकर के, किसी भी प्रश्न को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो पिता की ओर से 5वें वंशज के रूप में बाबर माना जाता है, और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। चाहो तो लिख सकते हैं, जो डिटेल्स में पढ़ना पसंद करेंगे, जो कभी चाहते हैं फ्यूचर में अपना थोड़ा टीचिंग प्रोफेशन में जाना, तो वो डिटेल्स में भी पढ़ लें आसानी से, शानदार तरीके से, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बाबर के पिता की मृत्यु, उमर शेख मिर्जा की एक दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 1400 बात करें 1494 के आसपास या 93 के आसपास मृत्यु हो गई थी बाबर के पिता की। ठीक है, तो मृत्यु के बाद आपको पता है फरगना की गद्दी खाली हो गई, जहां के वो शासक थे। और फरगना की गद्दी खाली हो गई तो उनका पुत्र कौन था? बाबर। और उस समय बाबर की मात्र जो आयु थी उसे अल्प आयु भी बोल सकते हैं, 12 वर्ष की उम्र थी बाबर की। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की उम्र में बाबर गद्दी पर बैठ गया भाई साहब, फरगना की गद्दी पर। फरगना बोले तो अफगानिस्तान में। ठीक है, और जहां देख लो 12 वर्ष की उम्र में, और भी आप देख सकते हैं 12 वर्ष की उम्र में क्या रहता है, कहाँ खेलते हैं, कौन सी जगह खेलते हैं ना, कहाँ चक्कर लगाते हैं। तो ये चक्कर ना लगाने, काम करना है नौकरी को बहुत शानदार तरीका से। ठीक है, तो 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बाबर बैठ गया। कब बैठ गया? 8 जून 1494 में बैठ गया था। ये वर्ष लिख लेना, गद्दी पर बैठ गया। उम्र थी बाबर की 12 साल की। 12 वर्ष की अवस्था में कहाँ की गद्दी पर बैठता है बाबर? फरगना की गद्दी पर। ठीक है, आराम से लिखते जाइए, इत्मीनान से, दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल भी। एक एक पॉइंट आपके समझ में आएगा, कोशिश यही की जाएगी।
अब बाबर जब बैठ गया गद्दी पर, तो स्टोरी की तरह आप जो मैं कॉमेंटेटरी कर रहा हूं उसे नोट भी करते चले या वीडियो को रिपीट करके, अगर मैं जल्दी तेज बोल जा रहा हूं तो। गद्दी पर बैठ करके उसका जो महत्वपूर्ण या सबसे पहला जो काम रहा, फरगना के पास एक क्षेत्र पड़ता था, एक दूसरी रियासत जिसका नाम था समरकंद। और समरकंद एक बहुत बड़ा इलाका था जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। और वहां के क्षेत्र के हिसाब से एक बड़े भूभाग के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था समरकंद। और समरकंद राजनीतिक का मतलब है कि समरकंद पे शासन कर लिया तो एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन कर लिया, राजनीति का मतलब ये था वहां पे। तो बाबर के सबसे पहले जो उद्देश्य था गद्दी पर बैठने के बाद, फरगना में आने के बाद, पिता की मृत्यु के बाद समरकंद को जीतना था। और समरकंद वो शहर था, नोट कर लीजिएगा, ये बड़े एग्जाम्स में कई बार पूछा है। अगर आपको जानकारी नहीं है, जानकारी हो तो पहले से बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो आप सीख लीजिए यहाँ से। समरकंद नामक इलाका अफगानिस्तान में आज भी है और उस समय भी था। 140 सालों से लगातार राजधानी चला रहा था समरकंद, किसका? तैमूर वंश के लोगों का। कौन से वंश के लोगों का? तैमूर वंशज के लोगों का, जो कि पिता की तरफ से ये तैमूर वंशज ही माना जाता है ना। इसी के परिवार या इसी के पूर्वजों की राजधानी थी बाबर के। दूसरे तरीके से अगर इसको पढ़ें तो बाबर के पूर्वजों की राजधानी थी जिन पर शासन था तैमूर वंशज के लोगों का। और बाबर अपने आप को मां के वंशज की तरफ से मानता था, है ना। तो भिन्नता तो आ गई दोनों के मतों में। तो बाबर का उद्देश्य था कि समरकंद को जीतना है सबसे पहले। तो सबसे पहले उसने समरकंद पर ही आक्रमण कर लिया और समरकंद को जीत भी लिया, ठीक है। तो समझ गए आप बात? वही बात मैं बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले बाबर ने 1497 में गद्दी पर बैठा, 1494 में, तो उसके 3 साल बाद 1497 में, लिखते चलना आराम से एक एक बात, समरकंद को जीत लिया, जो कि 140 वर्षों से लगातार तैमूरों की क्या थी? राजधानी थी। ये नोट कर लेना, ठीक है। जो कि फरगना के बेहद समीप था, फरगना के समीप भी था, और मैंने जैसा कि बताया है। और दूसरा कारण यह था कि इसको अगर जीत लेता है तो पश्चिमी सीमा से उसके राज्य की सुरक्षा हो जाएगी। किसके राज्य की सुरक्षा हो जाएगी? बाबर के राज्य की। बाबर इसे क्यों जीतना चाहता था? जैसा कि मैंने कई बार आपको रिपीट कर रहा हूं, पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूं, वो चाह रहा था कि पश्चिमी सीमा प्रांत से जो आक्रांताएं जो आक्रमण करने वाले हैं, अगर मैं समरकंद को जीत लेता हूं तो वहां से मेरी सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि वो प्रवेश पश्चिमी वाले समरकंद से ही करते थे अलग अलग राज्यों पर आक्रमण करने के लिए। तो वहां से सुरक्षा हो जाएगी और मेरी जो रियासत है, मेरी रियासत का मतलब फरगना के नजदीक है, समीप है ये, ठीक है। इस वजह से आक्रमण किया और जीत भी लिया, लेकिन हाथ से बहुत जल्दी निकल गया ये, उसके हाथ से बहुत जल्दी निकल गया। तो बाबरनामा आपको पता ही है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है भाई साहब, कौन सी? बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। तो बाबरनामा में उसने लिखा है कि 100 दिनों तक के बाद ही फरगना, सिर्फ 100 दिनों, 100 दिन का मतलब लगभग 90 दिन, 100 दिन, 3 महीने का समय मान लीजिए, फरगना और समरकंद दोनों हाथों से निकल गए। समरकंद में कौन था? उसके चाचा थे अहमद मिर्जा थे, उसके बाबर के चाचा थे, ये गद्दी संभालते थे समरकंद की। जैसा कि मैं आपको बताता चला रहा हूं, उसी के पूर्वज थे, उसी के परिवार के लोग थे। तो अहमद मिर्जा गद्दी संभालते थे और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में फिर दोबारा से आ गया जी, ठीक है। कहने का मतलब, जब बाबर ने समरकंद को जीता तो समरकंद में आगे कुछ समय के लिए, और समरकंद में शासन करना जैसे शुरू किया बाबर ने, तो फरगना निकल गया उसके हाथ से। वहां के जो विद्रोही थे बाबर के पिता की मृत्यु के बाद, है ना, जैसे भाई अगर मैं गांव का उदाहरण दूं, मैं आपको किसी इलाके का उदाहरण दूं, तो जैसे एक मुखिया व्यक्ति होता है, जैसे पिताजी का निधन हो गया तो बच्चे आएंगे उत्तराधिकारी के रूप में। तो विद्रोही तो कहीं ना कहीं गांव में भी होते हैं आजकल, है ना, हर जगह होते हैं। तो विद्रोही क्या करते हैं? हावी होने की कोशिश करते हैं उस एक व्यक्ति पर, जो व्यक्ति प्रतिष्ठित रहा हो या जो व्यक्ति ने अपना नाम किया हो स्थापित तौर पर, या किसी भी तरीके से, है ना। ऐसे ही पिता की मृत्यु हो गई तो बाबर ने जो जीते इलाके, तो समरकंद को जीत लिया, अपने चाचा से ही जीत लिया। जैसे ही समरकंद पे शासन करने लगा तो फरगना हाथ से निकल गया। और फरगना में जो विद्रोही थे उसके आसपास के, जो पिता के समय से विरोध कर रहे थे, उन्होंने गद्दी हथिया ली। उन्हें उजबेग बोलते थे। क्या बोलते थे? उजबेग। बताएंगे उसके बारे में भी। अब क्या होता है, आगे चलते हैं यहां से, ठीक है। दोनों निकल गए बाबर के हाथ से। बाबर समरकंद को भी हार गया और बाबर फरगना को भी हार गया। अब बाबर भटक रहा है भैया, क्या कैसे व्यवस्था बने भाई साहब। दोनों राज्य चले गए हमारे हाथ से, है ना, एक के चक्कर में दोनों चले गए। समरकंद भी चला गया और फरगना भी रियासत चली गई। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे होता है 1502 की एक लड़ाई। ये वर्ष लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1502। और ये अंडरलाइन कर लेना, सर ए पुल का युद्ध होता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
15 से 2 में सर ए पुल का युद्ध होता है, जो कि समरकंद के शासक सहवानी खां, समरकंद का शासक था सहवानी खां और बाबर के मध्य हुआ था यह युद्ध। इस युद्ध में बाबर को मध्य एशिया की तरफ खदेड़ दिया। इस शासक ने, कौन से शासक ने? सहवानी खान ने। जो बहुत ताकतवर शासक था, वहां का बाद में आ गया था, बहुत ताकतवर शासक था, बाद में समरकंद पर आ गया था। तो कब की बात हो रही है? पहले बाबर ने कब जीता इसे? 1497 में, लेकिन फिर हार गया जी 1497 के बाद। फिर दोबारा से बाबर ने कब कोशिश करी? 1502 में समरकंद को जीतने की, और उस समय शासक था समरकंद का सहवानी खां। ये वाला पॉइंट, ये वाला प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया। सर ए पुल की लड़ाई कौन सी वर्ष में हुई थी, कौन कौन से शासकों के मध्य हुई थी? तो बाबर तो था ही, दूसरा सहवानी खां था, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाबर को हराया, और हराने के साथ साथ कहां पे खदेड़ दिया? सहवानी खां की सेना ने पूरी ताकत के साथ कहां पे खदेड़ दिया? मध्य एशिया की तरफ खदेड़ दिया, जहां से अब बाबर फिर भटक रहा है भैया, क्योंकि फरगना तो पहले ही हार गया, समरकंद को फिर नहीं जीत पाया सरे पुल की लड़ाई में। अब वो भटक रहा है आसपास के कुछ एक इलाकों में। तो एक पहाड़ी के एक छोटे से गांव में कुछ दिनों के लिए उसने अपना डेरा जमा करके रखा, अपनी जान को बचा करके रखा, और कोशिश करी कि दोबारा से कैसे जीत सकता है और किस तरीके से स्थापित हो सकता है अपने इस इलाके में। कौन से में? समरकंद वाले में और फरगना वाले रियासत में बाबर। ठीक है, अब कुछ समय के लिए वो भटक रहा है। अब इसी भटकते हुए चरण में 1502 के बाद 1504 आ जाता है। 2 साल तक वो कहीं ना कहीं इलाकों में भटकता हुआ, घुमक्कड़ की तरह घूमता हुआ फिरता है बाबर। ठीक है, पहाड़ों में और आसपास के इलाकों में। तो बाबर जब भटक रहा है, इस लड़ाई को हारने के बाद 1504 में पहली बार भारत के बारे में उसे जानकारी मिलती है। ये नोट कर लेना, पहली बार उसे 1504 में भारत के विषय में जानकारी दी जाती है, और भारत के विषय में वही की किसी एक बुजुर्ग महिला के द्वारा। ऐसे नहीं कि भारत नाम ही उन्होंने पूरा बता दिया था उस समय, ये तो इतिहासकारों ने लिखा है थोड़ा सा। जब भटक रहा था, सर ए पुल की लड़ाई को हारने के बाद, समरकंद से इधर आने के बाद, सहवानी खां ने इसे परास्त कर दिया, उसके बाद तो 1504 में एक बुजुर्ग महिला इसे रास्ते में मिलती है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है पुस्तकों में। तो उस महिला के द्वारा बताया जाता है कि आप इस इलाके को यहाँ से छोड़ करके, यदि आपको लगता नहीं है कि आप दोबारा से यहाँ जीत हासिल कर सकते हैं, कौन से इलाकों पे? समरकंद वाले पे, या गजनी वाले पे, या कंधार वाले पे, ठीक है, इन इलाकों पे, तो आप एक काम करिए, आप दक्षिण पूर्व की तरफ जाइए। दक्षिण पूर्व में एक देश भारत, और भारत बहुत संसाधन वाला देश है, बहुत ज्यादा संसाधन है भारत के अंदर, है ना। संसाधनों का मतलब है मंदिर हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे संसाधन आपको मिलेंगे जो जहां से आपका धन अर्जित कर सकती है आपकी सेना, और आप भी पैसा वहां से लूट सकते हो। ठीक है, तो 1504 में भारत के विषय में यह जानकारी एक बुजुर्ग महिला के द्वारा दी जाती है। इसे भटकते हुए घूम रहा था। हालांकि उसी बीच में वो 1504 के आसपास में ही बाबर ने काबुल की ओर प्रस्थान किया। जब भारत के बारे में जानकारी मिल गई, कहाँ की ओर प्रस्थान किया? काबुल की ओर, और काबुल को जीता। एक वहां के स्थानीय शासक ने, शासक से काबुल को जीत लिया, और काबुल को जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण करी। और काबुल को कब जीता? 1504-5 में जीत लिया था काबुल को। ये लिख लेना नोट करके, काबुल को कब जीत लिया था? 1504-5 में। अब वो काबुल की तरफ आ गया, शिफ्ट हो गया। बाबर कहां से शिफ्ट हो गया? समरकंद से और फरगना से। अब उसे लगा कि वहां पार पाना मुश्किल है, तो काबुल आ गया, और काबुल के स्थानीय शासक वहां के को हराया और जीत लिया। और जीतने के बाद, काबुल को जीतने के बाद, जो कि इस समय अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, बादशाह की उपाधि धारण करी। कौन सी उपाधि? बादशाह की उपाधि को धारण किया। अब आगे देखिए आप, अब उसके बाद 1504-5 के बाद अब आ जाते हैं, बात 1500 में चल रही है, तो 1504-5 के बाद 1511 और 12 में, ये वर्ष लिखी है मैंने, 1511 और 12। ईरान के शाह इस्माइल सफवी, ये शासक था ईरान का, ईरान का शासक था ये, ईरान का शाह इस्माइल सफवी। कोई शॉर्ट में नाम याद रखना, सफवी याद कर लो, इस्माइल या जो भी है। इसकी मदद ली बाबर ने, और इसकी मदद लेकर के बाबर ने, ईरान के इस शासक की मदद ली बाबर ने 1511 में और 12 में, 2 सालों में मदद लेकर के। इसकी सेना भी बाबर की सेना के साथ मिल गई, और बाबर ने बहुत सेना इकट्ठी कर ली। इतने सालों में बहुत मजबूत हो गया वो। ठीक है, और मजबूत होने के बाद फिर युद्ध में उतरता है, और एक के बाद एक सारी रियासतों को जीत लेता है। उसमें कौन कौन सी रियासतें? बुखारा जीता, ताशकंद जीता, कुंदुज जीता, हिसार जीता, समरकंद को जीता, फरगना को जीता, और गजनी जैसे राज्यों को जीत लिया। इतने सभी राज्यों को बाबर ने जीत लिया, लेकिन किसकी मदद से जीता?
ईरान के शाह की मदद से। जैसे ही कुछ समय के बाद ईरान का शाह अपनी सेना को के साथ वापस चला जाता है ईरान, फिर हार जाता है बाबर इन सभी राज्यों को। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं, बाबर भी पीछे नहीं हट रहा है, उसे हर हाल में युद्धरत रहना है, हर हाल में लड़ना है, हर हाल में जीतना है कहीं ना कहीं। बिल्कुल निराश नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन से, किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति से, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अपना राज्य भी छोड़ना पड़ गया, समरकंद भी छोड़ना पड़ गया, फरगना को हार गया जहां तक है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे इस स्टोरी से मैं जो आप बताना चाह रहा हूं। वही स्टोरी आपके और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हद तक थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है, समानता होती है कहानियों में। ठीक है, तो वहां तो युद्ध की कहानी थी, लेकिन आपकी और आपके जीवन की भी कहानियां, हमारे जीवन की कहानियां भी किसी युद्ध से कम नहीं होती हैं। ये भी पेन कागज का और पेन कलम का युद्ध होता है। ये भी युद्ध आपको कहां तक पहुंचाता है, एक प्रतिष्ठित स्थान आपके जीवन में दिलाता है। तो आप भी अनवरत रूप से निरंतर प्रयास करते रहिए। जैसे बाबर ने अपने समय में आक्रमण करके सफलता प्राप्त करी, अपने राज्यों को भी गंवाने के बाद, जैसे आप भी जीत सकते हैं अनवरत प्रयास करके, है ना, जॉब के लिए, नौकरी के लिए। तो लगातार प्रयास से सफलता मिलती है, मैं आपको बताऊं तो यहां सीख सकते हैं, लगातार प्रयास कर रहा है। अब क्या होता है, जब बाबर को लगा इनको हार गया, फिर दोबारा से सारे राज्यों को, समरकंद, फरगना, गजनी महमूद गजनवी है ना, आपने सुना होगा बड़ा नाम। तो बाबर को लगा कि पश्चिमी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हम पश्चिमी राज्यों में। ये सब पश्चिमी राज्य थे, कौन कौन से, ताशकंद, हिसार, समरकंद और फरगना। तो बाबर ने अपना ध्यान किस तरफ डाल दिया, दक्षिण पूर्व भारत की ओर, दक्षिण पूर्व भारत की ओर। उस हिसाब से देखेंगे अफगानिस्तान के हिसाब से तो भारत की कंडीशन दक्षिण पूर्व भारत की ओर। ठीक है, दक्षिण पूर्व भारत की ओर उसने अपना ध्यान आकर्षित कर दिया और प्रस्थान कर दिया इस तरफ। जब बाबर को लगा कि अब जहां जीत पाना मुमकिन नहीं है, तो इस तरफ चलते हैं, जो जानकारी बाबर को 1504 में दी गई थी कि वहां पे एक बहुत संसाधनों से भरा हुआ देश है। ठीक है, तो इस तरफ आता है। अब आगे क्या होता है कि बाबर लगातार युद्धों में रहा, लगातार लड़ता रहा 12 वर्ष की अवस्था से। तो बाबर को बहुत युद्ध कौशल में महारत हासिल हो गया भाई साहब। बंदूकें चलाना उसने सीख लिया, घुड़सवारी करना उसने सीख लिया, तोपों का इस्तेमाल करना उसने सीख लिया। जब लगातार कोई व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है कई सालों से, लगातार अलग अलग सेनाओं से, अलग अलग राज्यों में, तो सारी चीजें उसने जीत ली जो एक युद्ध में काम करनी होती हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक पद्धति थी जिसका नाम है तुलगमा पद्धति। तुलगमा एक युद्ध पद्धति है, इसको भी जीता उसने अपने जीवन में। ईरानियों से बंदूक चलाना सीख लिया, ईरान के लोगों से, ईरान ने जब सहायता दी इसको। और तुर्कों से घुड़सवारी सीख ली इसने, क्या सीखी, घुड़सवारी। और तुलगमा पद्धति सीख ली इसने, वो तोपों से संबंधित होती है तुलगमा पद्धति। अब एक व्यक्ति थे उस्ताद अली कुली, ये तोप खाने के अध्यक्ष बनाए। उस्ताद अली कुली, लिख लेना, उस्ताद अली कुली तोपखाने का अध्यक्ष था, जिसका रोल भारत में आएगा, अभी भारत में पढ़ेंगे। तोपखाने का अध्यक्ष बना दिया और तोपों की व्यवस्था भी इसने पूरी सीख ली। तो ये था बाबर के विषय में, और बाबर ने यहाँ जन्म लिया उस विषय में, और बाबर के अफगानिस्तान वाले विषय के बारे में कुछ परिचर्चा कि बाबर किस तरीके से शुरू होता है, पिता की तरफ से, माता की तरफ से कौन कौन सा वंशज था, ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ था। समरकंद के विषय में आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि दुनिया का यदि सबसे कोई खूबसूरत जगह है, दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, दुनिया का स्वर्ग किसे कह सकते हैं, तो समरकंद को बोला जा सकता है। ऐसा बाबर ने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखा है। ठीक है, इस वजह से वो समरकंद को चाहता था, जो कि उसके पूर्वजी शासन करते थे, लिख लेना। और सरे पुल का युद्ध कई बार पूछा गया है। तो ये स्टार्टिंग का कुछ दौर उसका रहा बाबर का। अब आगे बात करते हैं। अब यहां से आगे जब काबुल पे विजय प्राप्त कर ली और काबुल को जीत लिया, तो काबुल से अगला उसका स्टेप था भारत में प्रवेश करने का। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत में 5 बार आक्रमण का जिक्र किया है। कितनी बार, 5 बार आक्रमण का जिक्र किया है कि भारत पर 5 बार आक्रमण किया बाबर ने। ये किस में लिखा है उसने, अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जो कौन सी भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। और 7 राज्यों का उल्लेख किया है बाबर ने, भारत के 7 राज्यों का उल्लेख किया है। 2 राज्य उसने बताए हिंदू राज्य थे, जो कि बहुत ताकतवर राज्य थे भारत के, और 5 राज्य मुस्लिम शासकों के थे उस समय, जब बाबर भारत में प्रवेश करता है। बाबर भारत में पहला आक्रमण करता है, या पहली किसी वर्ष में प्रवेश कर रहा होता है बाबर। ठीक है, अब बाबर को सफलता क्यों मिली भारत में, ऐसी स्थिति, कैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सफलता प्राप्त कर गया बाबर। तो देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में यही बताया है
कि भारत भी उस समय आंतरिक कलह की स्थिति से गुजर रहा था। आंतरिक दिक्कतें बहुत थी। एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा था, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था, एक रियासत दूसरे रियासत से लड़ रही थी। ठीक है, इस तरीके से आपस में युद्ध हो रहे थे अपने अधिकारों को लेकर के, अपने वर्चस्व को लेकर के, है ना, अपने बहुत सारे संसाधनों को लेकर के। तो भारत के राज्य भी आपस में युद्धरत थे। इसी का फायदा उठाया बाबर ने, क्योंकि बाबर को लगा कि यदि मैं आक्रमण करूंगा तो सारे लोग तो मिलकर मेरे से आक्रमण करने से रहे, बाबर के सभी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाया और इसी बात को उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में रेखांकित किया है कि इस तरीके से मैंने फायदा उठाया, भारत की आंतरिक कलह का फायदा उठाया। तो 7 राज्यों का उल्लेख किया है, उसमें से देख लेते हैं। देखिए, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का उल्लेख किया है और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है कि ये ताकतवर शासक थे, हिंदू राजा थे ताकतवर। विजयनगर साम्राज्य था एक, जिसकी स्थापना 1336 में की गई थी। आंध्र प्रदेश आज का जो है, उस समय वहां विजयनगर साम्राज्य था। हरिहर और बुक्का माफ कीजिए, दोनों भाई थे। संगम वंश के तहत ये राज्य आता है। और मेवाड़ मतलब राजधानी चित्तौड़गढ़। राणा सांगा ताकतवर शासक बताया बाबर ने अपनी आत्मकथा में। और कुछ एक राज्य जैसे बंगाल का उल्लेख, दिल्ली का, मालवा का, बहमनी का और गुजरात का, इनका भी उल्लेख किया है। कितने राज्य? 5 और 2 राज्य जे, तो टोटल कितने राज्यों का उल्लेख किया है? 7 राज्यों का बाबर ने अपनी आत्मकथा में। ठीक है, आगे देखिए, बाबर ने स्वयं भारत पर 5 बार आक्रमण का उल्लेख किया है कि भाई बाबर ने 5 बार आक्रमण किया भारत पर। कितनी बार? 5 बार। अब देख लेते हैं कौन कौन सा आक्रमण किया बाबर ने। आराम से इत्मीनान से लिखते रहिए, टेंशन नहीं लेनी आपको। थोड़ा सा विस्तार से मैंने बता दिया है क्योंकि पहला शासक है। और भी कोशिश करेंगे आपको कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। आप जहां तक जो भी लेवल का एग्जाम देना चाहते हो, बेसिक तो आपसे छूटना नहीं है। पुलिस का ऐसा ही लेवल तक आप एग्जाम की बात करें तो दूर दूर तक जाना नहीं है, गर्दा उड़ जाएगा, धुआं भी उड़ जाएगा। ठीक है, आयोग जो बनाएगा वो चिंता ना करें, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की चीजों को और तथ्यों को बाबर से संबंधित या मुगल वंश में संबंधित मैं बताऊंगा। तो पहला आक्रमण देखो, पहला आक्रमण 1519 में था बाबर का, लिखते चलना। पहला आक्रमण ये पहला हो गया 1519 में, झेलम नदी के पास में किया था, ये बाजौर के दुर्ग पर। जगह कौन सी थी? बाबर का पहला आक्रमण भारत में बाजौर के दुर्ग पर, झेलम नदी के तट पर। ये पश्चिमी सीमा प्रांत में पड़ती थी ये जगह उस समय। कौन से में? पश्चिमी सीमा प्रांत में। यहाँ पर कौन शासन करते थे? ये कोई जनजाति के लोग शासन करते थे। यूसुफ जाइयों को अपने नियंत्रण में ले लिया, इनको हरा दिया 1 मिनट में बाबर ने और इनको अपने नियंत्रण में ले लिया और वापस चला गया। इसी के झेलम नदी के पास में एक किला था जिसका नाम था बीरा का किला। इस पर भी अधिकार कर लिया बाबर ने। कौन से किले पर अधिकार कर लिया? बीरा के किले पर। ठीक है, यहाँ पे अधिकार कर लिया और यहां से अपना एक दूत भेजा। कहां से दूत भेजा? बीरा के किले से। बीरा पर अधिकार करने के बाद बाबर ने कहां पे भेजा? दिल्ली में भेजा था। और दिल्ली में उस समय था इब्राहिम लोदी शासन में। कौन था? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत के तहत। दूत भेजा और दूत से ये कहलवाया, मुल्ला दत्त करके एक दूत का नाम था, जो कि दूत बाबर ने भेजा था इब्राहिम लोदी के पास। और ये कहलवाया था कि जो हमारे पूर्वजों के इलाके थे, पूर्वजों के अधिकार क्षेत्र थे, बाबर के पूर्वज मतलब समझ रहे हैं बाबर किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? दूत भेज करके। बाबर तो 1519 में आक्रमण कर रहा है इधर। अब इससे पहले कौन कौन लोग आक्रमण कर दिए भारत पर? मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया, महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया। ये लोग कहाँ से? अफगानिस्तान से आए थे। तो इन्हीं की बात कर रहा है बाबर अब कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जीते हुए राज्यों को वापस कर दो आप। तो अपना दूत भेजा और दूत को लाहौर में ही एक शासक ने रोक लिया। और वो लाहौर वाला शासक उस समय दिल्ली के सुल्तान से अच्छे संबंध नहीं थे, तो वो दूत पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। ठीक है, तो देखो बाबर क्या करता था, शुरू में आता था, जीतता था और किसी अपने को सेना में से किसी भरोसेमंद को बिठाया और वापस काबुल लौट गया। ऐसा करता रहा बाबर कई बार, है ना। ऐसा स्टार्टिंग में होता है। देखो, तो दूत भेजा, दूत तो पहुंचा नहीं वहां तक, तो बीरा नामक जगह पर अपना एक व्यक्ति को, हिंदू बेग, एक व्यक्ति का नाम था हिंदू बेग, को यहाँ पे बैठा के और वापस चला गया। तो जैसे ही बाबर पहुंचा काबुल तो यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके उसे भी भगा दिया। यहाँ पे फिर शासन हो गया स्थानीय शासकों का। कौन सी जगह पे? बीरा के किले पर। अब दूसरे आक्रमण की बात करते हैं। दूसरा आक्रमण बाबर ने कब किया? 1599 में। पहला 1519 में, दूसरा 1599 में खैबर दर्रे से किया था ये। कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे का मतलब है कि यहाँ पे एक इलाका था जिसका नाम था पेशावर। तो बाबर अपनी शक्ति कहाँ पे स्थापित करना चाह रहा था? पेशावर में। लिख लेना ब्रैकेट में,
खैबर दर्रा बहुत प्राचीन दर्रा है। इस दर्रे के माध्यम से प्राचीन समय में बहुत व्यापारिक संबंध रहे भारत के मध्य एशिया के देशों से। कौन से देशों से? मध्य एशिया के देशों से। तो बाबर जब दूसरी बार आया तो इस दर्रे से आया 1599 में, और इस दर्रे से आने का मतलब था पेशावर में एक शक्ति केंद्र बनाना चाह रहा था और पेशावर से फिर आक्रमण करने की प्लानिंग पूरी कर रहा था। पेशावर बिल्कुल पश्चिमी सीमा प्रांत के नजदीक है, ठीक है। तो इससे प्रवेश किया। जैसे प्रवेश करने आया तो यहाँ स्थानीय शासकों के विद्रोह हो गए थे। तो फिर बाबर ने देखा कि आपस में लड़ रहे मर रहे हैं, तो फिर वापस भारत चला गया। कहाँ चला गया? काबुल चला गया लौट करके। लेकिन आक्रमण करने की योजना थी, इस वजह से दूसरा आक्रमण इसे लिखा है उसने। तीसरा आक्रमण 1520 में कहाँ पे किया? भीरा पे के लिए और बाजौर पे। इनको दोबारा से जीता। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला आक्रमण था कहाँ पे? बाजौर में। लेकिन ये भी बाद में इनके हाथ से चले गए थे। बाबर तो जीत के लौट गया और लोगों को बैठा गया, उनको वहां की जनता ने फिर हटा दिया। तो तीसरा आक्रमण करता है 1520 में भीरा पर और बाजौर पर, इन्हें दोबारा से जीत लेता है। ठीक है जी, ये पॉइंट नोट कर लेना। अब चौथा आक्रमण देखो। चौथा आक्रमण किया बाबर ने 1524 में। कब किया? 1524 में। भारत के लिए पुनः अभियान चलाया, भारत में प्रवेश के लिए। जब वो चौथा आक्रमण करता है, अब इसी समय 1524 में ही बाबर को निमंत्रण मिलता है भारत के शासकों के द्वारा। अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला बाबर को कि भारत आना है और भारत में यहाँ आक्रमण करना है, वहां आक्रमण करना है। किसी की किसी से दुश्मनी चल रही है, किसी की किसी से दुश्मनी चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, आपस में ही लड़ रहे थे हमारे यहाँ के राजा और राजकुमार अलग अलग राज्यों में। लेकिन अभी तक 1599 तक, 1520 तक बाबर को कोई निमंत्रण नहीं था। वो कोशिश ही कर रहा था बार बार भारत में आगे बढ़ने की, बाबर एक के बाद एक। तो ये कौन सा आक्रमण हो गया? चौथा। और चौथा कब? 1524 में। जब ये आक्रमण बाबर करता है तब निमंत्रण बाबर को मिलता है दो शासकों की तरफ से। एक शासक थे मेवाड़ के राजा जिनका नाम था राणा सांगा। उन्होंने कहा कि आप आइए और आप आगरा पर आक्रमण करो। उन्होंने आगरा पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया। किसने? राणा सांगा ने। और फिर राणा सांगा को ही लड़ना पड़ता है। बताएंगे बाद में क्या घटना, क्या स्टोरी हुई, पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आप चिंता ना करें, धैर्य से आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तो एक किसने बुलाया? राणा सांगा ने। राणा सांगा कहाँ का शासक था? एक हिंदू सम्राट था। उसने अपनी किताब में भी लिखा है बाबरनामा में, मेवाड़ का हिंदू सम्राट था। तो उसने कहा आगरा पर आक्रमण करिए। और दूसरा था पंजाब का गवर्नर जिसका नाम था दौलत खां लोधी। पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी, इसने निमंत्रण दिया अपने पुत्र के माध्यम से। इसके पुत्र का नाम था दिलावर खां। पुत्र को छोड़ो, डायरेक्ट आप पढ़ लो। दौलत खां पंजाब का गवर्नर था। इसने निमंत्रण दिया कि आप आओ और हमारी मदद करो। बाबर से कहा कि भारत आओ और हमारी मदद करो और दिल्ली से इब्राहिम लोदी को हटाओ और हमारे चाचा को आलम खां लोदी को बिठाओ। ऐसा किसने कहा? पंजाब के गवर्नर ने। और पंजाब के गवर्नर और इब्राहिम लोदी में संबंध अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे ये भी बताएंगे। तो देखो, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी, लिखते चलना एक एक पॉइंट। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और दिल्ली के सुल्तान के मध्य, दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय? इब्राहिम लोदी के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे। क्यों नहीं थे अच्छे संबंध? इब्राहिम लोदी ने यह कहा था गवर्नर से कि भाई तुम्हें राजधानी में उपस्थित होना है, तुमसे बात करनी है, आओ किसी मसले पर। अब ये जो ठहरे सो साहब आए नहीं। जब दिल्ली का सुल्तान कह रहा है, दिल्ली का सुल्तान मतलब भारत का सुल्तान। जैसे दिल्ली के इस समय भारत के प्रधानमंत्री का मतलब है कि पूरे संपूर्ण संघ के, भारत के एक तरीके से पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री जी के हाथों में रहता है। तो उस समय कंट्रोल किसके हाथों में था? सुल्तान के हाथों में। तो सारे राज्य उनके अंडर में आते थे। तो पंजाब के गवर्नर से ये कहा कि आप आओ राजधानी में और पेश हो जाइए, आपसे बातचीत करनी है किसी मसले पर। तो साहब ये नहीं गए। कौन नहीं गए? दौलत खां लोधी नहीं गए। तभी से संबंध बिगड़ गए दोनों के, इब्राहिम लोदी के और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी के। तो दौलत खां लोधी पूरी दुश्मनी बना के बैठ गया कि अब इसको हटाना है दिल्ली की गद्दी से। किसको हटाना है? इब्राहिम लोदी को, जो कि लोधी वंश का कौन सा शासक था? तीसरा और अंतिम शासक था। इससे पहले लोधी वंश के दो शासक हो गए थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी और बहलोल लोधी के बाद दूसरा शासक सिकंदर लोधी था, जिसने आगरा की स्थापना भी की थी 1504 में। आगरा की स्थापना यहाँ 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी और 1504 में बाबर यहाँ पे लड़ रहा था अपने अफगानिस्तान में, है ना। अगर जोड़ करके पढ़ें तो युद्धों को, चीजों को जोड़ करके देखें तो अच्छे संबंध नहीं थे। इसी प्रकार से अब क्या होता है तो देखो आगे लिखो। इसी समय मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने और दौलत खां ने, जैसा कि मैंने बताया, बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। अपने अपने दुश्मनी निकालवेगा, आपस में लड़ मर रहे और किसी बुला लिया, बाहर से बुला लिया एक व्यक्ति।
अब बाहर से जो व्यक्ति आया वो तो वैसे ही महारत था उसे युद्ध में, उसका तो जीवन ही युद्ध लड़ने में चला गया, जैसा कि मैं आपको समझा के और पढ़ा के आ रहा हूँ ये। और उन्होंने समस्या यहाँ पे खड़ी कर ली अपने 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 निजी स्वार्थों की वजह से। राणा सांगा साहब ने भी, इधर मेवाड़ के राजा थे और इधर पंजाब का गवर्नर, अपने निजी स्वार्थों की वजह से एक आक्रमणकारी को, एक आक्रांता को भारत में बुलाया इस वजह से कि आप हमारी मदद करो। लेकिन ये नहीं पता था कि वो मदद करेगा कि तुम्हें भी बंद कर देगा और तुम्हें भी मरना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें भी हारना पड़ेगा अपने राज्यों को। ठीक है, ये इनको नहीं पता चला। इन्होंने पहले अपनी पूरी कूटनीति का इस्तेमाल किया। तो राणा सागा ने आगरा पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, ये नोट कर लेना। अब दौलत खां लोधी के चाचा आलम खां लोधी दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता था, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, ये पूरी कहानी तो मैंने बता दी कि किसे बनाना चाहता था कैसे नहीं। अब पांचवें आक्रमण पे आ जाइए। बाबर पांचवा आक्रमण कर रहा है 1525 में। कब कर रहा है? 1525 में। तो किसके खिलाफ किया? दौलत खां के विरुद्ध किया। 1524 में जब इन्होंने निमंत्रण दिया बाबर को, तो बाबर को इससे अच्छा अवसर दुनिया में नहीं मिल सकता था, ऐसा बाबर ने बाबरनामा में लिखा है। एक तो बाबर कोशिश ही कर रहा था कि बाबर भारत में कैसे प्रवेश करे, किस तरीके से स्थापित हो, और ऊपर से निमंत्रण और मिल गया कि आ जाओ भारत में। तो इससे बढ़िया चांस मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। उसने लिखा है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जो तुर्की भाषा में लिखी है। तो आया और जीतने का क्रम उसने शुरू कर दिया। तो पंजाब के कई इलाकों को जीता, लाहौर को जीता, दीपालपुर नामक रियासत को जीता, जालंधर को जीता। ये रियासतें थी उस समय जो आजकल शहर हैं, इनको जीतता गया। और जो छोटे मोटे शासक थे जो आपस में लड़ रहे थे, उनको देता गया एक एक करके, ये रियासत आप संभालो, ये रियासत आप संभालो, ये रियासत आप संभालो। इनको संतुष्ट करता गया। और कुछ लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो वापस बाबर से अलग हो गए, है ना। बाबर से प्रसन्न ना होकर के अलग हो गए, और अलग हो गए तो जैसे बाबर यहाँ से इस युद्ध को लड़ने के बाद वापस चला गया काबुल, तो कुछ एक लोग काबुल भी चले गए उसके साथ, उसकी सेना में शामिल हो गए। और कुछ एक लोग बाबर से परेशान होकर के, और बाबर से मत भिन्नता होने के बाद कि हमने क्या कहा बाबर से और बाबर ने क्या कहा कर दिया भारत में, इस प्रकार से, इस वजह से वो अलग हो गए। अब अगला आक्रमण उन्हीं के खिलाफ कर दिया बाबर ने कि तुम कहाँ जाएंगे भाई, ऐसे कैसे होगा, आओ नंबर पे आपने तो बुलाया हमें, स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो स्वागत करवाया फिर बाबर ने पूरा। देखो फिर आगे क्या हुआ। तो 1525 में दौलत खां के खिलाफ ही आक्रमण कर दिया। अब भाई ऐसे आपस में लड़ रहे, आपस में नहीं लड़ना था हमारे भारतीय शासकों को, आपस में शांति स्थापित करनी और एक दूसरे राज्यों के साथ मिलकर के रहना था, और एक संघ स्थापित करके रहना था। तो विदेशी लोगों को बुला लिया। अब वो तो आपको पता ही है, कूटनीति भरा व्यक्ति जिसने जिंदगी भर युद्धों को लड़ा, तो वो कैसे मान जाएगा। और उसका सपना था भारत पर अधिकार करना। भारत में बहुत ज्यादा पैसा था, भारत के मंदिरों में पैसा था, भारत को लूटना था, ये तो सपना था बाबर का। तो पांचवा आक्रमण किसके खिलाफ कर दिया उसने 1525 में? दौलत खां के। जो लोग बुला रहे थे उन्हीं के खिलाफ कर दिया, दौलत खां लोधी के खिलाफ कर दिया। दौलत खां लोधी के खिलाफ कर दिया तो दौलत खां और आलम खां, ये दोनों, दौलत खां कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था, और आलम खां उसका चाचा था। तो ये दोनों आपस में मिल गए थे और इन्होंने पूरी ताकत लगाई किसे जीतने के लिए? दिल्ली को जीतने के लिए बीच के समय में 1524-25 में। लेकिन दिल्ली को जीत नहीं पाए। इब्राहिम लोधी ने हरा दिया। कैसे? दौलत खां को और दौलत खां के चाचा आलम खां को, जैसे वो दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता था। अब इन दोनों के ऊपर बाबर ने आक्रमण कर दिया। क्या हो अब नंबर पे आप? किसके ऊपर आक्रमण कर दिया 1525 में? दौलत खां के ऊपर और आलम खां के ऊपर। ठीक है, अब दौलत खां आलम खां का पीछा किया बाबर ने भारत में आकर के, पंजाब राज्य में पीछा करते करते जो भीरा नामक जगह, भीरा का किला, दौलत खां को ये किला भी दे दिया कि ये लो यहाँ पे रहो शांति से, बिल्कुल चुप, आवाज नहीं करनी है आपको, है ना। लेकिन दौलत खां की मृत्यु हो गई उसी समय, और आलम खां बाबर की सेना के साथ शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया? आलम खां लोधी, जो कि दौलत खां का चाचा था। ठीक है, 1525 बाबर का अंतिम और लास्ट का आक्रमण है जी, बाबरनामा के हिसाब से 1525 का। किसके खिलाफ किया? पंजाब के गवर्नर के खिलाफ आक्रमण था जी। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु के बाद आगे क्या होता है इस पॉइंट में? मृत्यु के बाद ये होता है कि बाबर आगे चलता है भाई साहब, और बाबर आगे कहाँ पे चलता है? पंजाब के रियासतों को, पंजाब के इलाकों को जीतने के बाद बाबर अब आगे प्रवेश कर रहा है यमुना नदी के किनारे किनारे अपने पुत्र के साथ। कौन से पुत्र के साथ? हुमायूं के साथ। हुमायूं साथ में लेकर के आया था बाबर जब भारत में प्रवेश कर रहा था। किसको साथ में लेकर के?
हुमायूं को साथ में लेकर के प्रवेश कर रहा था, साथ में था युद्ध लड़ने के लिए। और बाबर के तोपची भी साथ में थे, जो तोप चलाने वाले थे। जैसा कि मैंने बताया, कौन तोपची था? अली कुली, उस्ताद अली कुली तोपची था बाबर का। ठीक है, तो बाबर और हुमायूं 12 अप्रैल 1526 को यमुना के किनारे होते हुए पानीपत के मैदान में पहुंचते हैं। 12 अप्रैल को पानीपत के मैदान में बाबर अपने पुत्र हुमायूं के साथ पहुंचा। 12 अप्रैल 1526 को कौन सी नदी के तट पर होते हुए, किनारे होते हैं? यमुना। क्योंकि आपको पता है दिल्ली में यमुना में, माफ कीजिए, उत्तराखंड के यमुनोत्री से, कौन से ग्लेशियर से? यमुनोत्री से। यहाँ पे बंदरपूछ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से यमुना जी निकलती है, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। 1376 किलोमीटर में लगभग ये बहती है। और भारत में 2 स्थान ऐसे हैं पौराणिक महत्व के आधार पर, यहाँ पर यमुना जी रिवर्स में बहती है, यानी कि उल्टी बहती है। एक इलाका आगरा में पड़ता है, यहाँ जगह का नाम पश्चिमाई है। महाभारत के हिसाब से पांडवों ने यहाँ पे तपस्या करी, तो तब से कुछ एक वरदान है, यमुना जी यहाँ पे उल्टी बहती हुई दिखाई देती है। आप चाहें तो देख सकते हैं इस इलाके पर, इस स्थान पर जाकर के, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से। और एक वटेश्वर है आगरा में, भा नामक क्षेत्र में पड़ता है। ये पशुओं के मेलों के लिए फेमस है, पशुओं के मेलों का आयोजन यहाँ पे होता है। यहाँ पे भी यमुना रिवर्स में बहती है, वापस बहती है। ठीक है, तो यमुना जी उत्तराखंड से निकलने के बाद हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, हरियाणा में बहती है, यूपी में बहती है। ठीक है, और यूपी में प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। गंगा यमुना का संगम है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो हरियाणा में भी बहती है और हरियाणा के कई शहरों से बहती है, और राजधानी दिल्ली से होकर के भी यमुना जी बहती है। उसके बाद वृंदावन, मथुरा और बुंदेलखंड में आती है। ठीक है, तो यमुना के किनारे होता हुआ 12 अप्रैल 1526 को पहुंचता है। और जब भारत में फाइनली आ जाता है, तो अपने पुत्र कामरान को काबुल और कंधार, जो बाबर के स्थायी रेजिडेंस थे या स्थायी पता था बाबर का, अपने पुत्र कामरान को देकर के आता है कि आप कंधार और काबुल को संभालो, अब हम चले कहाँ पे? इंडिया में। तो आप समझ गए? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। दोबारा देख लियो, 3 बार देख लियो, 4 बार देख लेना। अब इसका दूसरा पार्ट आएगा, और दूसरे पार्ट में जो हम आपको पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ भारत के विषय में। अभी तक ये भारत से बाहर रहा, लेकिन भारत में ही रहा कुछ आक्रमण। ये बहुत डिटेल्स में, बहुत विस्तार में पढ़ाए मैंने। अब हम जो बात करेंगे दूसरे पार्ट में, वो पानीपत की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, खानवा की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, घाघरा की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, और मेदिनी राय जो लड़ता है उस लड़ाई के बारे में बात करेंगे। और 1530 में आगरा में मृत्यु हो जाती है बाबर की, वहां तक हम बात करेंगे। और बाबर ने भारत में रहते हुए किन चीज़ों का शौकीन रहा 4 साल के दौरान, कौन सी मस्जिदें बनवाई, जैसे बाबरी मस्जिद बहुत ज़्यादा चर्चित रही और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही, जहाँ पर इस समय राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके विषय में बताएंगे। और संभल जिले में भी एक मस्जिद बनवाई थी, बागों को लगाने का शौकीन रहा था बाबर। इस सारे विषय में चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट में, दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।